Stan Lee. I've been writing stories for the young generation for the past 30 years. I'm doing what I enjoy doing. To me, it is such fun creating characters, writing stories, and when you do something that you know the fans seem to enjoy. वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और पायनियर सीरीज के थर्ड एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसकी कहानियों ने आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को बनाई है। वो इंसान जो हमें ये दिखाया कि क्रिएटिव सोच की कोई उम्र नहीं होती, सुपर हीरोज सिर्फ बच्चों वाली चीज नहीं होती, और जिन्होंने इस दुनिया को दिखाया कि कलम से सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि साहित्य में भी क्रांति लाई जा सकती है। आज बात होगी दी एक्सेलसियर स्टैन ली पे। स्टैन ली मार्टिन लीबर का जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वेस्ट 98th स्ट्रीट वेस्ट एंड एवेन्यू के सीलिया और जैक लीबर के घर में हुआ था। स्टैनली के पिता पेशे से एक टेलर थे जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये काम करने लग गए थे, और 30s के दशक में स्टैनली का परिवार फोर्ट वॉशिंगटन एवेन्यू मैनहट्टन में शिफ्ट हो गया। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम लैरी लीबर था। स्टैनली को बचपन से ही बुक्स और मूवीज में काफी इंटरेस्ट था, खासकर उनमें जिसमें एरोल फ्लिन हीरो का रोल करते थे। ली के टीनेज आते आते उनका परिवार 1720 यूनिवर्सिटी एवेन्यू ब्रोंक्स में रहने लगा। उन दिनों में ली ब्रोंक्स के ही डेविड क्लिंटन हाई स्कूल ज्वाइन किए और उन्हें लिखना काफी पसंद था और उनका सपना था कि एक दिन वो आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट नोवेल लिखेंगे। टीनेज के दिनों में ली कई पार्ट टाइम जॉब्स भी किए, जैसे न्यूज सर्विस के लिए ऑब्यूटरीज लिखना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर के लिए प्रेस रिलीज लिखना, जैक में फार्मेसी और रॉकफेलर सेंटर्स में सैंडविचेस पहुंचाना, एक ट्राउजर मैन्युफैक्चरर के यहाँ ऑफिस बॉय का काम करना और न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के सब्सक्रिप्शंस बेचना। 15 साल की उम्र में स्टैन अपने हाई स्कूल के एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिए जिसे न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसका नाम था द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट। स्टैन अगले 3 हफ्ते तक लगातार टाइटल जीतते गए। इवन न्यूज़पेपर वालों ने स्टैन को चिट्ठी लिखी कि भाई किसी और को तो जीतने दे, और पेपर ने ली को सजेस्ट किया कि उन्हें राइटिंग को प्रोफेशनली देखना चाहिए, और ये आगे जाके ली की जिंदगी बदलने वाला था। 16 की एज में 1939 को स्टैन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गए। उसी साल 1939 में अपने अंकल रॉबी सोलोमन के मदद से ली की जॉब लग गई टाइमली कॉमिक्स में एक असिस्टेंट के तौर पे। उस वक्त टाइमली कॉमिक्स मार्टिन गुडमैन कंपनी के पल्प मैगजीन का एक डिवीजन हुआ करता था, और 60 के दशक में यही मार्वल कॉमिक्स बनने वाला था। अपने जॉब के शुरुआती दिनों में स्टैनली का काम था कि वो सभी राइटर्स के इंक पॉट्स में इंक डाल दिया करे और चेक किया करे कि किसी राइटर को किसी चीज की जरूरत है। वो उनके लंच लाया करते थे, इवन उनके बनाए आर्ट्स में पेंसिल स्क्रैचेस को मिटाया करते थे, और अपने बचपन के राइटर बनने के सपने को लेते हुए स्टैनली अपना पहला डेब्यू किए 1941 के कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के टेक्स्ट फिलर से, जिसमें अपना नाम बदलकर उन्होंने स्टैनली कर दिया, जिसे बाद में वो अपने लीगल नेम बनाने वाले थे। अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा भी है कि मैंने अपना नाम इसलिए बदला था क्योंकि उस वक्त कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए मानी जाती थी। So I figured I'm not going to use my real name, which I'm saving for posterity, for these silly comic books. So I cut my first name into two, called myself Stan Lee. इवन जब कोई मुझसे पूछता था कि मैं क्या करता हूँ तो मैं उन्हें झूठ कह देता था, क्योंकि इस जॉब को काफी शर्मनाक माना जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना असली नाम डालकर अपनी इमेज बिगाड़ लूं, ताकि जिस दिन मैं द ग्रेटेस्ट नोवेल लिखूं तो लोग मेरा नाम देख के पहचान न ले कि ये तो वही बंदा है जो कॉमिक लिखा करता था। उसी साल में स्टैनली को मौका भी मिल गया रियल स्टोरीज लिखने का, और वो उस समय के एक कैरेक्टर के को क्रिएटर बने जिसका नाम था द डिस्ट्रॉयर, जो मिस्टिक कॉमिक्स के इशू 6 में दिखा था। वो साल गोल्डन एज ऑफ कॉमिक माना गया था
क्योंकि उसी साल जैक फ्रॉस्ट की डेब्यू हुई थी यूएसए कॉमिक्स के इशू 1 में और फादर टाइम की डेब्यू हुई थी कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स इशू 6 में। 1941 में गुडमैन के साथ कुछ डिस्प्यूट्स के वजह से जब जैक कर्बी टाइमली कॉमिक्स छोड़ दिए, तब गुडमैन ने 19 साल के स्टैन को नया एडिटर बना दिया। स्टैन ने इतना कमाल काम किया कि उसके बाद से वो पूरे कंपनी के एडिटर इन चीफ बने रहे और आर्ट डायरेक्टर भी, पर 1972 के बाद से वो इसी कंपनी के पब्लिशर भी बनने वाले थे। 1942 में स्टैन ली यूएस आर्मी में चले गए वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व करने के लिए, जहां वो सिग्नल कॉर्प्स में चुने गए। इनका काम होता था टेलीग्राफ पोल्स को इंस्टॉल करना और कम्युनिकेशन बनाए रखना, जिसके बाद इन्हें ट्रेनिंग फिल्म डिवीजन में भेज दिया गया, जहां इनका काम होता था मैनुअल्स लिखना, ट्रेनिंग फिल्म्स बनाना, स्लोगन्स लिखना और कभी कभी कार्टूनिंग भी करना। स्टैन के डिवीजन में कई ऐसे लोग थे जो आगे जाकर काफी फेमस होने वाले थे, जैसे 3 टाइम अकेडमी अवार्ड विनर डायरेक्टर फ्रैंक केप्रा, न्यूयॉर्कर कार्टूनिस्ट चार्ल्स एडम्स और चिल्ड्रंस बुक राइटर और इलस्ट्रेटर थियोडर गिजेल। स्टैन जब तक आर्मी में थे तब तक हर फ्राइडे इन्हें टाइमली कॉमिक के तरफ से मेल आते थे, जिनमें वो लिख के भेजते थे कि स्टैन को क्या क्या लिख कर भेजना है और कब तक भेजना है। इस तरह स्टैन अपने एडिटर वाले काम को भी कर रहे थे। एक दिन मेल मैन ने उनकी चिट्ठी छोड़ दी और इसके लिए स्टैन ने मेल रूम के दरवाजे तक को तोड़ दिया था, जिसके वजह से इन्हें जेल तक हो सकती थी, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्नल ने स्टैन को बचा लिया था। अब 50 के दशक में जब वो एटलस कॉमिक्स कही जाने लगी थी, स्टैन ने कई कहानियां लिखी अलग अलग जॉनर्स में, जैसे रोमांस, वेस्टर्न्स, ह्यूमर, साइंस फिक्शन, मेडिएवल एडवेंचर्स, हॉरर और सस्पेंस। 50 के दशक में ही स्टैन ने टीम अप की अपने नए कॉमिक बुक पार्टनर डॉन डी कार्लो के साथ और अपना पहला न्यूज़पेपर स्ट्रिप निकाला, जिसका नाम था माय फ्रेंड आयरमा, जो कि मैरी विल्सन के रेडियो कॉमेडी शो पे बेस्ड थी। पर अपने काम से स्टैन इतने डिसअपॉइंट हुए कि उन्होंने इस फील्ड को छोड़ देने का ही फैसला लिया। वो दौर था लेट 50 के दशक का, जब डीसी कॉमिक के एडिटर जूलियस श्वार्ट्ज ने सुपर हीरो जॉनर को मानो वापस जिंदा कर दिया अपने नई फ्लैश सीरीज से, और उसके बाद उन्होंने अपने सभी सुपर हीरो को एक टीम में डालकर जस्टिस लीग अमेरिका बना दिया। इसे देखकर पब्लिशर गुडमैन ने दोबारा स्टैन से कांटेक्ट किया और कहा कि हमें भी अब सुपर हीरोज को दोबारा लाना चाहिए, जिस पे स्टैन की वाइफ ने उन्हें मोटिवेट किया कि वैसे भी हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना एक लास्ट ट्राई तुम कर लो। जिस पे स्टैन ने अपने सुपर हीरोज बनाए जो लोगों को काफी रियलिस्टिक लगे। उनके बनाए सुपर हीरोज में फ्लॉज थे, उन कतई आइडियल सुपर हीरो से एकदम अलग जो अब तक बनाए जाते थे। अब तक जो सुपर हीरोज बनाए जाते थे वो काफी आइडियलिस्टिक होते थे, एकदम परफेक्ट बीइंग्स जिनके कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स होते ही नहीं थे। पर स्टैन ने सब चेंज कर दिया। इन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो नॉर्मल लोगों की तरह कॉम्प्लेक्स थे, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें गुस्सा आता था, गलत फैसले ले लेते थे, जो बीमार होते थे, जिन्हें कॉलेज के फी और बिल्स भरने की टेंशन होती थी। I want to talk about some of the superheroes that you're working with now with Marvel Comics, because when I was a kid, when you were a kid, when Maureen Forrester was the kid, there was Captain Marvel and Superman and Batman and Green Lantern, and all those people were all perfect, right? Well, they were perfect in the sense of the characters they were portraying, but Even if they have superpower, they have to be believable. What they do has to be what any normal person would do in those situations. तो ये सब एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट की कि हाँ, सुपर हीरोज भी हमारी तरह ही लोग होते हैं, और कॉमिक्स अब सिर्फ बच्चों की ही चीज नहीं रही, बल्कि अब बड़े लोग भी उन्हें खरीदने और पढ़ने लगे। पहला सुपर हीरो जिसे स्टैन और कर्बी ने साथ मिलकर बनाया वो था दी फैंटास्टिक फोर। इनके डेब्यू से ही ये इतने हिट हो गए कि कंपनी ने इन्हें और सुपर हीरोज बनाने को कहा, और फिर स्टैन और कर्बी ने मिलकर काफी सारे क्रिएशंस की, जैसे हल्क, थॉर, आयरन मैन और दी एक्समैन, और बिल एवरेट के साथ मिलकर डेयरडेविल बनाए, और स्टीव डिट्को के साथ मिलकर इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज बनाया। साथ ही मार्वल का मोस्ट सक्सेसफुल कैरेक्टर स्पाइडरमैन, जो सभी एक ही यूनिवर्स में रहा करते थे, और स्टैन और कर्बी ने अपने बनाए सभी कैरेक्टर्स को
एक टाइटल दी एवेंजर्स के अंडर ले आए। यहाँ तक कि 1940 के दशक के कुछ हीरोज को भी इसमें ले आए, जैसे दी सबमरीनर और कैप्टन अमेरिका को। स्टैनली ने कॉमिक वर्ल्ड को इस तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि वो डीसी जिन्होंने सुपर हीरो जॉनर को रिवाइव किया था, उनके पास मिड 60s जाते जाते फैंस बचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी स्टैन के कॉमिक्स और स्टोरीज के फैन बन चुके थे। उन्होंने कुछ ऐसा बना डाला कि अब एडल्ट्स भी उन जॉनर्स में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। पर ली सिर्फ इतने पे नहीं रुके, वो चाहते थे कि क्रिएटर्स और रीडर्स दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने हर इश्यूज में स्प्लैश पेजेस डालने शुरू किए, जिसमें सिर्फ एडिटर और राइटर ही नहीं बल्कि पेंसिलर, लेटरर और इंकर के भी नाम आने लगे, ताकि रीडर्स उन लोगों को भी जान सके जो इन कॉमिक्स को बनाते और लिखते थे। इसका असर इतना अच्छा हुआ कि उस वक्त जब बाकी कंपनीज को लोग चिट्ठी लिखते थे तो लोग डियर एडिटर लिखा करते थे, पर मार्वल को आने वाले चिट्ठियों में डियर स्टैन और डियर जैक लिखा हुआ होता था। लोग राइटर्स और आर्टिस्ट और एडिटर्स को अपना दोस्त मानने लगे थे। 60 के दशक में स्टैन मार्वल के काफी काम को अकेले संभालने लगे थे, जैसे स्क्रिप्टिंग से लेके आर्ट डिपार्टमेंट सभी। और वो हर महीने स्टैन्स सोप बॉक्स नाम का एक पैनल डाला करते थे अपने कॉमिक में, जहां वो अलग अलग चीजों के बारे में बात करते थे और जिसके नीचे वो अपने सिग्नेचर के साथ दी एक्सेल्सियर लिखा करते थे। स्टैन के काम को हैंडल करने का जो तरीका था वो तो पहले भी कई कंपनीज इस्तेमाल करती थी, पर ये स्टैन के बाद इतनी फेमस हुई कि इसे दी मार्वल मेथड नाम तक दे दिया गया। 1966 में जब जैक कर्बी ने मार्वल को छोड़ा, तब जॉन रोमिटा सीनियर स्टैन के नए पार्टनर बने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए, और सिर्फ एक साल में ही ये सीरीज उनके फैंटास्टिक फोर को सेल्स में सरपास कर गई। इन दोनों की लिखी कहानियां फोकस करती थी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स पर, जिसमें ये कई सारी रियल वर्ल्ड इश्यूज को भी ऐड किया करते थे, जैसे वियतनाम वॉर, पॉलिटिकल इलेक्शंस और स्टूडेंट एक्टिविज्म। रॉबी रॉबर्टसन, जिसे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 51 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पहला अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर था जो कि एक सीरियस सपोर्टिंग रोल में था। वहीं फैंटास्टिक फोर में स्टैन और कर्बी ने जितनी लंबी इस सीरीज को चलाई थी, उसके वजह से कई सारे स्टोरीज लोगों को देखने को मिले। इन्हीं सब के बीच में स्टैन ने कई सारे दूसरे सुपर हीरोज भी बनाए, जैसे दी इनह्यूमन्स और ब्लैक पैंथर को भी, जो आगे जाकर सबसे पहला मेन स्ट्रीम ब्लैक सुपर हीरो भी बना। उनकी और कर्बी की बनाई कुछ कहानियों में फैंटास्टिक फोर इशू 48 से शुरू हुई गैलेक्टस ट्रायलॉजी लोगों को काफी पसंद आई थी, जिसमें गैलेक्टस अपने हेराल्ड सिल्वर सर्फर के साथ अर्थ को डिवोर करना चाहता है, और इस इशू को 100 ग्रेटेस्ट मार्वल्स ऑफ ऑल टाइम में 24th पोजीशन पे रखा गया था। इस एज को मार्वल का मोस्ट फर्टाइल एरा कहा जाता था, क्योंकि इस दौर में निकले हर कॉमिक की जो थीम और टेस्ट होती थी वो यंग रीडर्स के लिए एकदम सूटेबल थे, जिसके वजह से सेल्स एकदम हाइक्ड अप रहा करते थे। और 1968 में स्टैन आर्टिस्ट जॉन बुसेमा के साथ मिलके द सिल्वर सर्फर सीरीज निकाले। 1971 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका इशू 117 में फैल्कन को दिखाया, जो कि पहला अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो था। उसी साल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर ने स्टैन से रिक्वेस्ट की कि वो ड्रग्स के निगेटिव इफेक्ट्स पे कुछ लिखे, तो स्टैन ने सोचा कि इस बात को वो अपने किसी सीरीज में ही दिखा सकते हैं, और उन्होंने इसे अपने अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 96 से 98 के बीच में दिखाया कि किस तरह पीटर का एक दोस्त ड्रग्स के लत में पड़ जाता है। अब उस वक्त कॉमिक्स कोड कॉमिक्स को एक सील दिया करती थी, जो कि एक तरह की सर्टिफिकेशन होती थी कॉमिक्स के लिए, और वो सील इन 3 इश्यूज को नहीं दिए गए क्योंकि इसमें ड्रग्स को दिखाया गया था। पर स्टैन ने वो रिस्क लिया और बिना सर्टिफिकेशन के ही कॉमिक मार्केट में ले आए। पर ये तीनों इशू इतने पसंद किए गए कि कॉमिक्स कोड ने अपने रूल्स चेंज कर दिए कि अब से कॉमिक्स में ड्रग्स को दिखाया जा सकता है, पर निगेटिव इफेक्ट्स के साथ। इसी के साथ स्टैन अपने स्टैन्स सोप बॉक्स में और काफी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा करते थे, जैसे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और बाइकॉटरी। 1972 में स्टैन कॉमिक्स लिखना बंद कर दिए और पूरी तरह से पब्लिशर के काम संभाल लिया। उनकी आखिरी लिखी इश्यूज थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 110 और फैंटास्टिक फोर इशू 125।
स्टैन ली अब एक पब्लिक फिगर बन चुके थे और जनवरी 3, 1977 में उन्होंने जॉन रोमिटा सीनियर के साथ मिलकर स्पाइडरमैन न्यूज़पेपर स्ट्रिप निकाला। वहीं जैक कर्बी के साथ इनका आखिरी काम जो था द सिल्वर सर्फर द अल्टीमेट कॉस्मिक एक्सपीरियंस बनी मार्वल की पहली ग्राफिक नोवेल जो 1978 में रिलीज हुई थी। वहीं 1980 में जॉन बुसेमा के साथ मिलकर स्टैन ने दी सैवेज शी हल्क सीरीज को प्रोड्यूस किया और एपिक इलस्ट्रेटेड इशू 1 के लिए एक सिल्वर सर्फर स्टोरी में भी मदद किया। 1981 में वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए ताकि मार्वल के मीडिया वर्क्स को आगे बढ़ाया जा सके और कई सीरीज और मूवीज में कैमियो देने लगे। उसी बीच में वो कई सारे स्टोरीज प्रोड्यूस करने में मदद किए, जैसे जॉन बायरन की वन शॉट सिल्वर सर्फर कॉमिक, जॉन बुसेमा की ग्राफिक नोवेल द जजमेंट डे और फ्रेंच आर्टिस्ट मोबियस के पैराबल सीरीज में भी स्टैन ने हेल्प किया। पर 90 के दशक में स्टैन ने प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ दिया, ये कहकर कि वो काम इनके लिए काफी हेक्टिक है और वो क्रिएटिव वर्क में रहना चाहते हैं और वो दोबारा से पब्लिशर ही बने रहे। अब दौर आया लेट 90s और अर्ली 2000 का, जब एक्स-मैन और सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज आईं और उस दौर से आगाज हुआ एक ऐसे मीडिया एज का जहां बच्चों का जॉनर कही जाने वाली सुपर हीरो मूवीज एक बड़ा हिस्सा बनने वाली थी हॉलीवुड का। एक ऐसे कंपटीशन से राइटिंग का बना हुआ वो सपना उन कहानियों को लिख गया जिस पे बनी मूवीज आज इतिहास और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजी बनी हुई है, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस है, जो रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स बनाई है और जिसे हम सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। ये इतने सालों की कहानी, ये इतने कैरेक्टर्स, ये एक अनडाइंग लिगेसी सिर्फ एक इंसान बना गया जिसने दुनिया को सुपर हीरो के परसेप्शन से रूबरू कराया, जिसने ये एहसास दिलाया कि हीरोज कोई और नहीं बल्कि हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जिसने सिद्धांतों और आदर्शों का एक प्रतीक सुपर हीरो को दुनिया में चमका गया। वो इंसान था द एक्सेल्सियर, स्टैन द मैन ली। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की उस पायनियर के बारे में जिसने सुपर हीरो और उससे रिलेटेड मीडिया इंडस्ट्री को पलट के रख दिया, स्टैन ली के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके मैं ये बताएं कि स्टैन ली का कौन सा सुपर हीरो आपका फेवरेट रहा है। मैं बता दूं, मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है। पर्सनल मेरी बात करूं तो मुझे स्पाइडरमैन पसंद है। ऐसे मेरा तो आयरन मैन है। शक्ल पे मत जाइएगा, मैं दोनों को पसंद करता हूँ। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बोर्ड को सब्सक्राइब कर दें। सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू। मे द फोर्स बी विथ यू। May the force be with you. May the force be with us. May the force be with you. May the force be with you. The force will be with you, always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the force will be with you, always. The force is with you, young Skywalker.